बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको गरीबी की एक दास्तान इबरत की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें फिर कहानी शुरू करते हैं। शहबाज बहुत देर से वहाँ बैठा था। सामने टेबल पर चाय का खाली कप रखा था। वो अपनी सोचों में गुम था कि एक आवाज़ उसके कानों में आई, भाई चाय पराठा खिला दो। उसने नागवारी के साथ देखा और सख्त लहजे में जवाब दिया, चल बे दफ़ा हो जा। सवाल करने वाले ने गर्दन झुका ली और वहाँ से खिसक जाने में ही अपनी आफियत समझी। उसका मूड पहले ही बहुत ख़राब था। महीने की आखिरी तारीखें चल रही थी। तनख्वाह में अभी एक हफ़्ता बाकी था। वो इस होटल पर बैठा अपने दोस्त ज़ीशान का इंतज़ार कर रहा था और कोफ्त का शिकार था। बिल आखिर ज़ीशान आता हुआ नज़र आया। उसने हाथ के इशारे से अपनी मौजूदगी की निशानदेही की। अभी कहाँ मर गया था? ये तेरे 15 मिनट हुए हैं। 1.5 घंटे से ख्वार हो रहा हूँ। ना फ़ोन उठा रहा था और ना ही मैसेज का जवाब दिया तूने। बाइक पंचर हो गई थी भाई, और शोर शराबे में पता ही नहीं चला कि फ़ोन कब बजा। ज़ीशान ने आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चल बेटा चाय मंगवा, सर दर्द से फट रहा है। और खान, 2 दूध पत्ती कड़क जल्दी से भेजो। बस अभी लाया, खान ने मुस्कुरा के जवाब दिया। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दोनों ने सिगरेट जलाई और कश लेने लगे। अब बता क्या मसला है, क्यों परेशान है? ज़ीशान ने पूछा। यार तुझे पता है मेरी तनख्वाह में गुजारा कितनी मुश्किल से हो रहा है। हर महीने कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। अब अम्मा को फरहत की शादी करनी है। लड़के वाले तारीख मांग रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसी दौरान 2 बच्चे वहां तस्वीरों वाली किताबें लेकर आ गए और शहबाज से मुखातिब हुए, भाई किताब ले लो। शहबाज ने हाथ के इशारे से उनको जाने को कहा और फिर बात शुरू की। यार तुमको इसीलिए बुलाया कि तुम कोई पार्ट टाइम जॉब का कह रहे थे ना। वो तो पुराना किस्सा हो गया दोस्त। उस वक्त तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने किसी और को भेज दिया। दोनों बच्चे अब ज़ीशान के पीछे पड़े थे कि वो किताब खरीद ही ले। ज़ीशान प्यार से समझा ही रहा था कि शहबाज का पारा हाई हो गया और वो ज़ोर से चीखा, सुनते क्यों नहीं? अब नज़र आए तो थप्पड़ मार दूंगा। साले बात नहीं करने दे रहे। ज़ीशान, क्या हो गया शहबाज? बच्चे हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है तू बैठ, मैं जा रहा हूँ। ज़ीशान रोकता रह गया मगर शहबाज ने बाइक स्टार्ट की और चला गया। शहबाज पढ़ा लिखा नौजवान था मगर वक्त और हालात के थप्पड़ों की वजह से चिड़चिड़ा और गुस्सेवर हो गया था। यही हाल उसका घर पर भी था। मामूली बातों पर चीखता चिल्लाता रहता था। माँ और बहनें उसके गुस्से से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थीं। उस दिन के बाद शहबाज ने ज़ीशान से कोई रब्ता नहीं किया। कई महीने गुजर गए। ज़ीशान ने कई टेक्स्ट मैसेजेस किए, कॉल्स की, मगर शहबाज तो बिल्कुल स्क्रीन से गायब ही था। उस दौरान कई मरतबा वो शहबाज के घर भी गया मगर मुलाकात नहीं हो सकी उसकी वालिदा से। बस इतना मालूम हुआ कि वो बहुत मसरूफ़ है, कोई नई जॉब मिल गई है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं मगर दिन और रात मसरूफ़ रहता है। ज़ीशान ने खुशी का इजहार किया कि चलें अच्छा है। वो माली हालात से परेशान रहता था, अब सब बेहतर हो जाएगा। उसने शहबाज की वालिदा को खुदा हाफिज़ किया और वहाँ से रवाना हो गया। उसको उम्मीद थी कि जब शहबाज को उसके आने का मालूम होगा तो वो खुद रब्ता करेगा, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, शहबाज ने कोई रब्ता नहीं किया। चंद दिनों बाद शहबाज की वालिदा का फ़ोन आया कि बेटा अगर वक्त हो तो घर आ जाओ। जी सब खैरियत है आंटी? हाँ हाँ सब खैरियत है। फ़रहत की शादी का सिलसिला है बेटा, कुछ मशवरा करना है। ठीक है आंटी ज़रूर आऊँगा। शहर के हालात अक्सर ख़राब रहते थे इसलिए ज़ीशान ऑफिस से सीधा घर चला जाता था। उसने सोचा कि इतवार को शहबाज के घर चक्कर लगा के आएगा मगर हालात ख़राब हो गए, वो नहीं जा सका। ये जून की एक गर्म शाम थी। हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे। ज़ीशान ऑफिस से निकलकर सीधा जौहर मोड़ के करीब पठान के चाय के होटल पर पहुंचा। आज शहबाज ने उसे खुद फ़ोन करके होटल पर बुलाया था मगर हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो होटल पर मौजूद नहीं था, वरना वो हमेशा पहले से पहुंचा हुआ होता था। कुछ देर बाद ही वो वहां पहुंच गया और आते ही उसने कहा, चल बेटा चाय मंगवा ले। कुछ देर में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ज़ीशान ने उससे पूछा, भाई ये तो बताओ कहाँ गायब थे? ना फ़ोन का जवाब ना मैसेजेस का जवाब। तुम्हें मालूम है ज़िंदगी में पहली मर्तबा गुज़िश्ता 7 महीने से तुमने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें इस कदर मसरूफ़ कर दिया कि तुमने मुझे भुला ही दिया? अभी वही तो बताने के लिए बुलाया है। शहबाज हैरत अंगेज़ तौर पर मुस्कुराते हुए बोला।
फिर उसने शर्ट के अंदर हाथ डालकर एक शादी कार्ड निकाला और ज़ीशान के सामने रख दिया। यार फरहत की शादी है, इसी इंतज़ाम में लगा हुआ था। ज़ीशान ने शिकायती लहजे में कहा, बचपन की दोस्ती का ये सिला गैरों की तरह दावत दे रहे हो। शहबाज ने जवाब दिया कि ये सब अचानक हुआ, पैसे का इंतज़ाम भी करना था तो बिल्कुल वक्त नहीं मिला। बस अब तो दुआ कर बाकी सारे काम भी खुश असलूबी से हो जाएं। चलो बहुत मुबारक, कैसे हुआ पैसों का इंतज़ाम? उसने शादी का कार्ड पढ़ते हुए सवाल किया। ये किसी और वक्त बताऊंगा, समझो कोई ऐसा मिल गया जो मेरी मदद कर रहा है, मेरा मोहसिन है। मेरी नई नौकरी का इंतज़ाम भी इसी ने किया है। ज़ीशान ने सवाल किया, कौन है वो और तुम कहाँ जॉब कर रहे हो? ये भी मैं किसी और वक्त बताऊंगा, बस अभी तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था। बस अब मैं निकलूँगा। बारात का इंतज़ाम सखी हसन के एक महंगे शादी हॉल में किया गया था। ज़ीशान भी अपनी वालिदा और बहनों के साथ तकरीब में मौजूद था। खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद थीं, बहुत ही शानदार और किसी बहुत ही आला कैटरिंग से बनवाया गया था। हर चीज़ से लग रहा था कि दिल खोल कर पैसा खर्च किया गया है। ज़ीशान की वालिदा और बहनें भी ये सब देखकर बहुत हैरान थीं। ज़ाहिर सी बात थी, वो बचपन से शहबाज और उसकी फैमिली से वाकिफ़ थीं, मगर ज़ीशान की निगाहें कुछ और ही देख रही थीं। उसकी नज़रों का महूर शहबाज के साथ घूमते फिरते हुए दो नौजवानों, जिनको देखकर ज़ीशान बहुत हैरान था। ज़ीशान ने कई मरतबा शहबाज से पूछा कि कोई काम है तो बताओ, मगर उसने हर बार यही कहा, तुम अपनी फैमिली के साथ बैठो, सारे इंतज़ामात शादाब भाई देख रहे हैं। शादाब भाई से जब वो मिला तो उनका हुलिया और स्टाइल देखकर उसे महसूस हुआ कि ये कुछ और ही मामला है। और फिर ये दो नौजवान, उनको तो वो जानता था, मगर शहबाज उनके साथ ये हैरान कुन था। दोनों नौजवान एक सियासी पार्टी के बहुत एक्टिव मेंबर थे। उनमें से एक बहुत मशहूर था और वजह शोहरत उसका असर रसूख और गुंडागर्दी में उसके शानदार रिकॉर्ड्स थे। ज़ीशान की हैरानगी की वजह ये थी कि शहबाज तो बहुत चिढ़ता था इन लोगों से, और फिर वो शादाब भाई, वो तो बहुत ही ख़तरनाक सा आदमी लग रहा था। यकीनन शहबाज ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, मगर शहबाज ने अगर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर भी ली है तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना पैसा खर्च किया गया, और वो मेहरबान कौन है? क्या शादाब भाई हैं? ये सारे सवालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। इसी दौरान कुछ गैर मामूली हलचल सी हुई। फिर उसने कई पुलिस गार्ड्स के साथ हॉल में दाखिल होने वाले शख्स को देखा, जिसको देखकर बहुत सारे लोग बहुत हैरान भी हुए। ज़ीशान तो मबहूस हो गया। आने वाला शख्स एक बहुत मशहूर मेंबर कौमी असम्बली था, जो कि पिछले अदवार में सूबाई और वफाकी वजीर भी रह चुका था। उस रात ज़ीशान सो नहीं सका। उसकी आंखों ने जो कुछ देखा था उस पर यकीन नहीं आ रहा था। वक्त गुजरता रहा। अब उसकी महीनों शहबाज से बात नहीं हो पाती थी। उसने शहबाज के घर जाना का फ़ैसला किया और अगले इतवार के दिन वो घर जा पहुंचा। बैल बजाने पर शहबाज की छोटी बहन नसरत ने गेट खोला और ज़ीशान को देखकर उसने मुसर्रत का इजहार किया। आइए आइए ज़ीशान भाई, अम्मी बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी। ज़ीशान ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में शहबाज की वालिदा वहाँ आ गई और सलाम दुआ के बाद ज़ीशान ने शहबाज का मालूम किया कि वो कहाँ है। ज़ीशान को उम्मीद थी कि वो सो रहा होगा, क्योंकि अमूमन इतवार को वो बहुत देर तक सोता रहता था। बेटा, वो तो घर पर मौजूद नहीं है, मालूम नहीं आजकल कहाँ गायब रहता है। पता नहीं कैसी नौकरी है, न दिन का पता न रात का, न जुम्मे का मालूम न इतवार का। ज़ीशान काफ़ी देर वहाँ बैठा, मगर शहबाज नहीं आया। उस दौरान उसने कई मरतबा कॉल्स भी की, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो मायूस होकर वहाँ से इजाज़त लेकर घर रवाना हुआ। ज़ीशान मुंतज़िर रहा कि जब शहबाज को पता चलेगा कि वो घर आया था तो वो ज़रूर फ़ोन करेगा, मगर दिन गुजर गए कि एक दिन अचानक शहबाज का फ़ोन उसके पास आ गया। उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा, बेटा चाय पीने आ रहा हूँ आज रात, लेकिन आज इस होटल पर नहीं बल्कि गुलशन इकबाल के डीए मार्केट आ जाना रात 9 बजे तक। ज़ीशान 9 बजने से पहले ही बताई गई जगह पर पहुंच गया। रिमझिम मार्केट के साथ चाय के होटल पर बैठे उसको काफ़ी देर गुजर गई थी, मगर अभी तक शहबाज का कुछ पता नहीं था। अभी ज़ीशान इसी अदेरबन में था कि वो कॉल करे कि नहीं करे कि एक सियाह रंग की करोला वहां आकर रुकी और उसमें से शहबाज बरामद हुआ। शहबाज को देखकर ज़ीशान को काफ़ी इत्मीनान हुआ, मगर साथ ही शहबाज के स्टाइल को देखकर हैरान भी हो गया। उसके कपड़े, बालों का स्टाइल, सब कुछ तब्दील हो चुका था। टेबल पर बैठे ही उसने 555 का पैकेट और लाइटर मेज़ पर रखा।
ज़ीशान ने पूछा, गाड़ी कब ली शहबाज? गाड़ियाँ बहुत है मेरे भाई, मसला ही नहीं है कोई, शहबाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ज़ीशान को इस जवाब पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो चुप रहा और माजी में खो गया। एक वक्त था कि शहबाज के पास सिगरेट और चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे। ज़ीशान के फ्लैट के नीचे जो पठान का होटल था, वो वहाँ बैठकर ज़ीशान के खाते में चाय पीता था और सिगरेट के लिए ज़ीशान की आमद का मुंतज़र हुआ करता था। और भाई, मैं तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं आया, ये बताने आया हूँ कि कुछ अरसे शायद मुलाकात ना हो सके। क्यों भाई, ऐसा क्या है, बताओ मुझे, ज़ीशान ने बेसब्री से पूछा। वक्त आने पर मैं तुमको सब बता दूंगा। शहबाज के इस जवाब पर ज़ीशान ने कड़वा मुंह बनाकर पूछा, और वो वक्त कब आएगा? अभी गुफ्तगू जारी ही थी कि शहबाज का फ़ोन बजा। उसने ज़रा दूर जाकर कॉल सुनी और फिर ये कहते हुए रवाना हो गया कि बुलावा आया है, हम फिर मिलेंगे। ज़ीशान कुछ देर सोच में डूबा वहीं बैठा रहा, फिर वो भी चल दिया। रात भी ज़ीशान शहबाज के बारे में सोचता रहा कि आखिर शहबाज ऐसा क्या कर रहा है जो इसको इस कदर नवाजा जा रहा है। उसको अपने सवालों के जवाब तो नहीं मिले, पर नींद ज़रूर आ गई। तीसरे ही दिन ज़ीशान को अपने सब सवालों के जवाब मिल गए। वो ऑफिस से निकलकर जैसे ही पार्किंग में आया और अभी बाइक निकाल ही रहा था कि शलवार कमीज़ में दो मलबूस लोग आ गए, उसके करीब आए और उसके बाजू से पकड़ लिया। ज़ीशान समझा के डाकू हैं, मगर उन्होंने अपना तारुफ CIA एहलकार की हैसियत से करवाया और कहा, तुमको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। कुछ देर में ही एक मोबाइल वहाँ आ गई और ज़ीशान को उस पर बिठा दिया गया। उसकी शर्ट उसकी आंखों पर बांध दी गई थी। ज़ीशान के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मोबाइल मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए एक इमारत में दाखिल हुई। ज़ीशान को उतारा गया, ताहम उसकी आंखों से पट्टी नहीं उतारी गई। उसे एक कमरे में ले जाया गया और एक कुर्सी पर बिठाकर वो एहलकार वहाँ से चले गए। ज़ीशान को महसूस हुआ कि उसके अलावा कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने हल्की आवाज़ से पूछा, कोई है? मगर उसको कोई जवाब नहीं मिला। तो कुछ था खैर के बाद उसने नस्बतन ऊंची आवाज़ से कहा कि कोई है। इस बार कोई खांसा, फिर हल्की आवाज़ में बोला, क्या बात है? उसने पूछा, भाई क्या आप भी कैद हैं? जवाब में गहरी खामोशी छाई रही, सिर्फ पुराने पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़ीशान चुप होकर बैठा रहा। उसे अब प्यास ने सताना शुरू किया, मगर वो खामोश रहा और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता रहा। यूँ काफ़ी वक्त गुजर गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे यहाँ लेकर आने वाले किसी और काम में मशगूल होकर उसे भुला बैठे हैं। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई ज़ीशान के करीब आया और मुखातिब हुआ, चल भाई, तेरा बुलावा आया है। उसे बाजू से पकड़कर उठाया गया और एक और कमरे में ले जाया गया। इस बार उसे खड़ा रखा गया। एक करख्त आवाज़ उसके कानों से टकराई, क्या नाम है तुम्हारा? ज़ीशान अहमद। उसकी बारीक सी आवाज़ सुनकर मुखातिब चिल्ला गया और चीख कर बोला, ऊंची कर अपनी आवाज़। उसके साथ ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। ज़ीशान बौखला सा गया और ऊंची आवाज़ से बोला, ज़ीशान अहमद नाम है मेरा। ओए रशीद, इसकी पट्टी उतार। ये सुनकर किसी ने पीछे से उसकी आंखों से पट्टी उतारी। उसने देखा उसके सामने एक करीहा शक्ल वाला शख्स खड़ा है। उसके सामने एक टेबल और चंद कुर्सियां हैं। उस शख्स ने सफ़ेद रंग का शलवार कमीज़ पहन रखा था। साथ ही रेंजर्स के 2 एहलकार भी मौजूद थे। सुन, मेरा नाम इंस्पेक्टर राना नज़ीर है। मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ और प्यार से मुझे जल्लाद भी कहते हैं। मैं मारता कम हूँ, रुलाता ज़्यादा हूँ। वो दोबारा मुखातिब हुआ, हाँ, अगर यहाँ से अपने पाँव पर चल कर वापस जाना चाहते हो तो जो पूछूँ उसका सच सच जवाब दो। जी सर, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों यहाँ लाया गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर गई। शहबाज को जानते हो? पूछा गया। जी सर, वो मेरा दोस्त है। हमें मालूम है वो दोस्त है तुम्हारा, अभी तुम बताओ वो कहाँ है? सर, 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी मेरी, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने लंबी सांस लेने के बाद करख्त लहजे में जवाब दिया, हमें मालूम है तुम्हें इसकी सरगर्मियों के बारे में जो पता है, फर बता दो वरना मुझे तशद्दुद करना पड़ेगा। तुम एक शरीफ आदमी हो, मुझे मालूम है, लेकिन सच जानने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी पर रहम नहीं करता। सर, आप यकीन करिए, काफ़ी अरसे से वो बात रही नहीं हमारे दरमियान। बहुत फासला आ गया है। इसकी माली हालत ठीक नहीं थी,
मगर अचानक उसके पास दौलत की रेल पेल हो गई। मैंने कई बार मालूम करने की कोशिश की कि वो क्या कर रहा है, मगर उसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद मैं उसको इस दलदल में गिरने से रोकता। क्या जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है, मिजाज का सख्त है। हालिया दिनों में उसके पास अचानक रुपया कहाँ से आया, ये सवाल मेरे जहन में बार बार आया, लेकिन वो किसी गैर कानूनी काम में मलूस होगा ये अंदाज़ा नहीं था। दौरान इंस्पेक्टर राना सिगरेट के कश लेता रहा। अब तुम अपना मोबाइल निकालो और उसको कॉल करो, तुम्हारा फ़ोन वो उठाएगा। जगह वो बदलता रहता है, हमने इसको ट्रेस कर लिया था मगर वो निकल गया। मुखबरी हो गई होगी। सर, पीछे से कोई सिपाही बोला। ज़ीशान ने कहा, सर मेरा मोबाइल तो मेरे पास नहीं, वो तो आपके लोगों ने मुझसे ले लिया था। ओए, इसका मोबाइल लाकर दो फ़ौरन। कुछ देर में उसका मोबाइल फ़ोन उसको लाकर दे दिया गया। ज़ीशान ने शहबाज का नंबर डायल किया मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सर, नंबर बंद है, ज़ीशान ने बुलंद आवाज़ से कहा। ठीक है, हर थोड़ी देर बाद कॉल करते रहो। इस तरह वो कई मरतबा नंबर डायल करता रहा मगर शहबाज का नंबर बदस्तूर बंद था। बिलाखिर रात 9 बजे पहली मरतबा ज़ीशान के नंबर पर घंटी बजी मगर उसने कॉल वसूल नहीं की। इंस्पेक्टर की आंखें ज़ीशान पर मरकूज़ थीं। उसने बेसब्री से कहा, ओए दोबारा कर फ़ोन। इस बार दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया मगर वो शहबाज नहीं था। कौन बात कर रहा है? शहबाज ने ऊंची आवाज़ में पूछा। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने जवाब दिया, तुमको किससे बात करनी है? ये शहबाज का नंबर है। मैं ज़ीशान हूँ, शहबाज का दोस्त। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। इस दौरान रेंजर्स के दोनों एहलकार बिल्कुल खामोश थे। अचानक एक आवाज़ ने ज़ीशान को चौंका दिया। किसी शख्स ने इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर कहा, सर अभी इत्तला मिली है कि शहबाज जैसा एक बंदा अब्बासी की इमरजेंसी में लाया गया है। फायर लगे हैं, उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। ज़ीशान को दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया मगर इस बार उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी। ज़ीशान इस कमरे में परेशानी के आलम में बैठा रहा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई अस्पताल पहुंचाया जाने वाला ज़ख्मी शहबाज ही है? वो कैसे ज़ख्मी हुआ? पुलिस शहबाज को क्यों तलाश कर रही थी? ज़ीशान के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। वो सब जानना चाहता था। उसकी छठी हिस्स ने शहबाज के बदले हुए अंदाज़ व अतवार देख कर ही उसे ख़तरे का एहसास दिला दिया था। वो बेबसी की तस्वीर बना बैठा रहा। इस दौरान उसके लिए खाना और पीना वगैरह भी लाया गया। खाना तो उसे खाया ही नहीं गया मगर 2-4 लुक़्मे उसने बहरहाल ले लिए। उसके लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। रात के सिपाही उसको दोबारा उसी इंस्पेक्टर के कमरे में ले गए। इस बार उसको कुर्सी पेश की गई थी। इस दौरान इंस्पेक्टर राना नज़ीर वहां आ गया। आते ही उसने ज़ीशान को मुखातिब किया और बोला, भाई तेरा दोस्त बच गया है। 3 गोलियां मारी गई थीं मगर वो अब ठीक है क्योंकि बरवक्त अस्पताल पहुंचा दिया किसी ने। अब तुम्हारा काम ख़त्म, अभी सिपाही तुमको घर छोड़ आएंगे। शुक्रिया सर, लेकिन अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे बताएं कि माजरा क्या है। शहबाज को किसने गोली मारी? आप लोग क्यों उसको तलाश कर रहे थे? वो क्या करता फिर रहा था? अचानक उसके पास माल दौलत कहाँ से आ गया? ये वो सवाल हैं सर जिनके जवाब के बगैर अगर मैं घर चला गया तो मुझे ना नींद आएगी ना किसी तौर पर चैन आएगा। अबे बस कर, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। ओ अकरम, इसे लेकर जाओ, इसको जाकर घर छोड़ आओ। सिपाही ने ज़ीशान को बाजू से पकड़कर उठाया और उससे कहा, चलो बाहर चलो। इस दौरान इंस्पेक्टर राना नज़ीर अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आया और नस्बतन आहिस्ता आवाज़ में बोला, ये हाई प्रोफाइल केस है। तेरा दोस्त एक टारगेट किलर है जो एक लसानी तंजीम के लिए काम कर रहा था। उस पर 11 कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं जिनमें एक बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग भी शामिल है। बस बाकी तफसील जब वो होश में आएगा तो खुद बताएगा। प्रेस और टीवी के ज़रिए तुमको मालूम हो जाएगा। फिर जब जेल जाएगा तो खुद जेल जाकर पूछ लेना। जाओ, अब घर जाओ। तुम एक शरीफ लड़के हो, मुझे अफसोस है कि तुमको यहाँ बुलाया और तफ्तीश की, मगर हमारी भी मजबूरी है। वापसी पर ज़ीशान के कानों में इंस्पेक्टर राना नज़ीर के जुमले गूंज रहे थे, तेरा दोस्त एक टारगेट किलर है। अगले दिन वो शहबाज के घर जा पहुंचा। इस बार शहबाज के घर वाले बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उसकी अम्मी ज़ीशान को गले लगा कर रोने लगीं, बेटा ये क्या हो गया? तुम्हें कुछ मालूम है? हमें तो पुलिस वाले उससे मिलने भी नहीं दे रहे। ज़ीशान ने मुख्तसर अल्फाज में खुद पर गुजरी रौदात उन्हें सुना दी। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। ज़ीशान की वालिदा ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया,
कि हम तो यही समझते रहे कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, दिन रात काम होता है, कोई बहुत बड़ा बिल्डर है जो इस कदर नवाज रहा है। हमें तो कल पता चला कि मेरा बेटा कातिल है, इंसानों की जान लेने के पैसे ले रहा है। क्या ये सच है बेटा? मेरा शहबाज ऐसा कैसे कर सकता है? कहाँ रह गई मेरी तरबियत में कमी? वो तो बहुत मासूम था, हाँ गुस्से का तेज़ था, मगर यूँ किसी की जान लेगा, दहशतगर्द बन जाएगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम बताओ, तुम तो इसके बचपन के दोस्त हो, क्या वो ऐसा था? नहीं आंटी, हरगिज़ नहीं। वो तो नफ़रत करता था इस तरह के कामों में मलूस अफरादों से। फिर वो कैसे इस जाल में फंसा? मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार उसने मुझे जवाब देने से गुरेज किया। हमेशा ये कहा कि सब बता दूंगा वक्त आने पर। ये तो तय है कि वो इस जाल में फंस चुका था, मगर कैसे ये जानना ज़रूरी है, उस पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं, और अभी तक वो हॉस्पिटल में है। इसकी हालत के बारे में हम वसूख से कुछ नहीं कह सकते। अभी हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। चंद दिनों बाद शहबाज की हालत खतरे से बाहर हुई। सिर्फ उसकी माँ बहन से मुलाकात करवाई गई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। दौरान मुलाकात माँ बेटे रोते रहे। अस्पताल में ज़ीशान की शहबाज से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि इजाज़त नहीं मिली। शहबाज की वालिदा और बहन की शहबाज से क्या बातचीत हुई? ज़ीशान ने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर एक एतराफ़ी बयान ज़ीशान ने देखा, लेकिन उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने कुछ लोगों का नाम जानबूझकर नहीं लिया, शायद इंजीनियर था ये बयान। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया। एक दिन जब शहबाज को कोर्ट में पेश किया गया, ज़ीशान की उसकी वालिदा के साथ शहबाज से मुलाकात हुई, जो कि तकरीबन 9 घंटे पर मुहित थी। इस बार भी शहबाज बातों को घुमा रहा था तो एकदम ज़ीशान का पारा चढ़ गया। वो चीख कर बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, अपनी वालिदा को भी झूठी कहानियाँ और तसल्लियाँ दे सकते हो, मगर कानून और इदारों से झूठ बोलकर बच नहीं सकते। वो तुम्हें इन इल्ज़ामात में फांसी चढ़ा देंगे। देखो, अब भी वक्त है, सच बता दो, इन लोगों को बेनकाब करो जिन्होंने तुम्हें इस दलदल में धकेल दिया था। उन्हीं दिनों सौलत मिर्ज़ा का केस भी चल रहा था और उसको अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, और उसके पुश्त पर मौजूद तंजीम ने उसको अपना कारकुन तक मानने से इनकार कर दिया था। यही कुछ शहबाज के मामले में हुआ। तंजीम में शहबाज को अपना कारकुन मानने से इनकार कर दिया और उसके हर फ़ेल से हर इल्ज़ाम जो इस पर लगा कर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और शहबाज की वालिदा को इंतहाई जलील करके किसी भी किस्म की कानूनी मुआवनत से इनकार कर दिया। शहबाज से मुलाकात के लिए ज़ीशान जेल जा पहुंचा और वहां जाकर उसने सब कुछ बताया और उससे एक बार फिर इस्तदा की कि अदालत में जाकर सच बताओ, शायद तुम्हारे बचने की कोई राह निकल आए। शहबाज की आंखों से आंसू रवा थे। उसने कहा, 27 तारीख को मेरी कोर्ट में पेशी है, तुम वहां आ जाना, मैं वहीं तुमसे तफसील में बात करूंगा। उस दिन ज़ीशान वकील के हमरा कोर्ट जा पहुंचा। उसे शहबाज से मिलने की बहुत जल्दी थी, इस तरह उसके चेहरे से आया था। जैसे ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ शहबाज कोर्ट पहुंचा, ज़ीशान वकील के हमरा उस तक जा पहुंचा। वो वहीं नज़दीकी बेंच पर बैठ गए। शहबाज ने बोलना शुरू किया, ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नौकरी की तलाश में था और फरहत की शादी सर पर आ गई थी। मेरी मुलाकात एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में शादाब भाई से हुई। मैं वहाँ जॉब की तलाश में गया था। शादाब भाई वहाँ किसी से मुलाकात के लिए आए हुए थे। मुझे बहैसियत असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की ऑफ़र हुई। तनख्वाह कम थी, मगर मैंने फौरी तौर पर जॉब की ऑफ़र को कबूल कर लिया। जब मैं बाहर आया तो शादाब भाई ने मुझे आवाज़ दी। मैं उनके करीब चला गया। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर देते हुए कहा कि कल मुझे फ़ोन कर लेना, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। यूँ मेरा उनसे रब्ता हो गया। उन्होंने मेरी मजहबी जज्बात को भड़काया, पुलिस के मुजालिम का एहसास दिलाया और कौम के मसाइल पर लेक्चर दिया। मैं उनकी बातों से हरगिज़ मुतफ़िक नहीं था, मगर उनके सामने किसी बात से इनकार नहीं कर सका। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे टारगेट किलिंग का रास्ता दिखाया और लाखों रुपए की ऑफ़र्स की। यूँ मैं नादीदा तौर उनकी बातों के सहर में झकरता गया और मुझे उसका कतई एहसास भी नहीं था। मुझे सिर्फ दौलत नज़र आ रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे रात के खाने पर COD के शनवारी रेस्टोरेंट पर बुलवाया। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ मज़ीद 3 अफराद शादाब भाई के साथ मौजूद थे। बाद में तारुफ करवाया गया। उन अफराद में औरंगी टाउन का साबका
सेक्टर इंचार्ज मोहिउद्दीन लांडी से ज़फ़र कालिया, बफर जोन से फैसल मोटा थे। अभी बातचीत शुरू हुई थी कि वहाँ एक और शख्स पहुँचा। उसके हमरा एक दुबला पतला लड़का भी था। उस शख्स का नाम इम्तियाज़ कमांडो था। उसके हमरा आने वाला लड़का अदनान था। उन दोनों का ताल्लुक़ औरंगी टाउन से था। कुछ देर बाद बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। शादाब भाई ने बताया कि अदनान काला और ज़फ़र कालिया मेरे टीम मेंबर होंगे। टारगेट के बारे में तफसीलात मोहिउद्दीन, इम्तियाज़ कमांडो और फैसल भाई दिया करेंगे। उससे कबल कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, जो कि इम्तियाज़ भाई और मोइनुद्दीन भाई करवाएंगे। उसके बाद शादाब भाई ने सबको लॉन्ग की न्यू सिम दी और कहा कि ये सिम आप जब इस्तेमाल करेंगे जब कार्रवाई का वक्त आएगा। उसके बाद ये सिम किसी गटर में फेंक दी जाएगी। मुझे पहला टारगेट कोरंगी 2.5 नंबर में एक शोइया डॉक्टर को कत्ल करने का मिला था। मेरे साथ ज़फ़र था। हम दोनों अलग अलग मोटरसाइकिल पर थे। इस टारगेट की नकलो हरकत के बारे में हमें सारी मालूमात फैसल मोटे ने दी थी। जैसे ही वो डॉक्टर सुजुकी कल्टस में बिलाल चौरंगी पहुंचा, हमने उसका पीछा शुरू कर दिया। वो इस ताक़ुब से बेखबर गाड़ी चलाता रहा। मौका मिलते ही ज़फ़र ने गाड़ी दाएं जानब से मौजे से 3 फायर किए। मैं दूसरी तरफ मौजूद था। मैंने अपना मौजू सीधा किया और 2 फायर कर दिए। गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पे जा टकराई। ज़फ़र तेज़ी से गाड़ी के करीब गया और मज़ीद 2 फायर कर दिए। काम पूरा करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। शादाब भाई की हिदायत के मुताबिक सिम गटर में डाल दी गई। अगले दिन अखबार में खबर देखी, मकतूल 3 बच्चों का बाप था। उस लम्हे दिल उथल पुथल हो गया। अगले दिन तक हालत ऐसी ही रही। अगले दिन रात 8 बजे शादाब भाई की कॉल आई। उन्होंने चाय पीने के लिए होटल पर बुला लिया। वहीं मुझे एक शॉपर में लिपटे हुए 3,75,000 की रकम मिली। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और जो नदामत और गुनाह का खौफ दिल में था वो ख़त्म होने लगा। पैसे की लालच ने मेरे दिल से अच्छाई और बुराई का फ़र्क ख़त्म कर दिया था। मैंने पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढ लिया। दिल की आवाज़ सुनना ख़त्म कर दिया। एक के बाद एक टारगेट हमें मिलते रहे। हर बार नई सिम हमें दी जाती और टारगेट मुकम्मल होने पर वो सिम हम गटर या नाले में फेंक दिया करते थे। फिर वो दिन आ गया जब हमें एक हाई प्रोफाइल टारगेट दिया गया। इस किलिंग से पहले हमें कई बार सख्त ज़हनी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ये ट्रेनिंग औरंगी टाउन और बफर जोन में हुई थी। इसमें इम्तियाज़ कमांडो, फैसल मोटा और मोइनुद्दीन भाई हमें इस टारगेट की अहमियत और किलिंग से पहले और बाद की हकमत अमली बताते रहे। कई बार हमें रेकी करवाई गई। इस दौरान कई मरतबा हमने इस मजहबी शख्सियत की गाड़ी का पीछा भी किया और अतराफ़ का जायज़ा भी लिया। शहबाज की दास्तान अभी यहीं तक पहुंची थी कि उसका बुलावा आ गया और वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ अदालत में चला गया। जब उसे वापस जेल ले जाने के लिए वैन में बिठाया जा रहा था तो ज़ीशान ने उसे दूर से हाथ हिलाया और चिल्ला कर कहा कि इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। शहबाज जेल चला गया। उस पर 11 FIR दर्ज की गई थी, जिनके मुताबिक वो 14 लोगों की टारगेट किलिंग में मलूस था। उसमें एक हाई प्रोफाइल मजहबी शख्सियत की टारगेट किलिंग भी शामिल थी। इस हमले में इनका ड्राइवर और गन में भी निशाना बन गए थे और जान से हाथ धो बैठे थे। शहबाज से अगली मुलाकात के लिए ज़ीशान को मज़ीद 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा। आज शहबाज को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। वकील साहब के मुताबिक आज फैसला सुना दिया जा सकता है, मगर फैसला सुनाने से पहले अदालत शहबाज को मौका देगी कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है या एतराफ़ी जुर्म करना चाहता है। वो तो रोस्ट रूम पर आकर मुअज़्ज़ज़ जज को अपना बयान दे सकता है। ज़ीशान ने पूछा, वकील साहब शहबाज अगर तमाम जराइम का एतराफ़ कर ले तो फिर क्या होगा? अभी सौलत मिर्ज़ा का केस तुमने सुना होगा। एतराफ़ जुर्म के बाद भी जराइम की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। वकील ने जवाब दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है शहबाज को मौत की सज़ा शायद ना सुनाई जाए। बहरहाल जज के दिमाग में क्या चल रहा है वो आज मालूम हो जाएगा। उसी दौरान शहबाज बेड़ियों में जकड़ा हुआ वहाँ पहुँच के बेंच पर बैठ गया। वकील और ज़ीशान उसके करीब पहुँच गए। शहबाज की शेफ बढ़ी हुई थी। जेल की ज़िंदगी ने उसकी सेहत पर मनफी असर डाले थे। शहबाज ज़ीशान के पास बैठ गया और उसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसी दौरान शहबाज की वालदा भी उनके करीब आ गई। वालदा को देखकर शहबाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने भराई हुई आवाज़ में बहनों के बारे में पूछा। कुछ देर दोनों माँ बेटा आंसुओं की ज़बान में बातें करते रहे। उनके पास कहने और सुनने को कुछ बचा ना था। अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों बर्बाद करने वाला शहबाज आज सर झुकाए बैठा था। ज़ीशान ने शहबाज से मुखातिब होते हुए कहा, आज शायद जज फैसला सुना देगा। तुम सारा सच बयां कर देना। आज तुम्हें मौका मिलेगा अपनी बात करने का। शहबाज मेरे दोस्त,
मुझे बताओ, जब तुम टारगेट किलर बन चुके थे, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे थे, कोई सबूत नहीं छोड़ते थे, तो पुलिस की नज़रों में कैसे आए? और जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया, तुम ज़ख्मी थे, तुम्हें किसने ज़ख्मी किया? तुम किसकी गोलियों का निशाना बने? शहबाज ने लंबी सांस ली। तासुफ उसकी नज़रों से झलक रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी था और अपनी हालत पर अफसोस भी। मेरे दोस्त, जब हमें इस मजहबी शख्सियत की टारगेट किलिंग का टास्क दिया गया, हमें घर जाने की इजाज़त नहीं थी। उस दौरान हम एक घर में रहे जो कि अंचोली में वाक़ था। वक़्वे वाले दिन हम मतलूबा जगह पर दोपहर से मौजूद थे। हमारे पास मौजूद थे अदनान और फैसल फ़ौजी, जो हैदराबाद का रहने वाला था, और एक भगोड़ा फ़ौजी था, अलग अलग मोटरसाइकिल पर मौजूद थे। उसके अलावा ज़फ़र कालिया और रईस थले वाला सियाह रंग की कल्टस पर मौजूद थे। हमने चारों अतराफ से हमले का मंसूबा बनाया था और वो घड़ी आ गई। हम उनकी सफ़ेद डबल कैबिन का पीछा करने लगे। 2 गन में पीछे मुस्ताद बैठे हुए थे। उसी तरह हम उनका पीछा करते हुए टारगेट पॉइंट तक पहुंच गए। वहां ज़फ़र कालिया और रईस थलेवाला पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही डबल कैबिन उनके करीब पहुंची, उन्होंने कलाशनकोव से फायरिंग शुरू कर दी। उसी लम्हे मैंने दाएं जानिब से और अदनान ने बाएं जानिब से और फैसल फ़ौजी ने सामने से फायरिंग कर दी। चारों तरफ से फायरिंग की वजह से गनमैनों को संभलने का कोई मौका नहीं मिल सका। ये सब महज 45 सेकंड्स में हुआ। इस कदर मुख्तसर वक्त में बेचारे गनमैन संभल ही नहीं सके। हम फौरी तौर पर वहाँ से निकल गए और अपनी स्लीपिंग सेल जा पहुँचे। इस काम के हम तीनों को एडवांस 3 लाख फ़ी किस्त मिले थे और बाकी रकम 2 लाख काम मुकम्मल होने के बाद मिलनी थी। मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों को कितनी रकम मिली थी, ना हमें इससे कोई सरोकार था। अगले दिन तक हमें वहीं रुकना था, लिहाजा हम वहीं रहे। हमारे खाने का इंतज़ाम किया गया था। खाना खाने के बाद हम मूवी देखने लगे कि उसी दौरान इम्तियाज़ कमांडर और फैसल मोटा भाई वहां आ पहुंचे और हमें तैयार होकर साथ निकलने का कहा। उनका लहजा हमें बहुत मुख्तलिफ लगा। मैंने पूछा, प्लान में तब्दीली क्यों? हमें तो कल तक यहीं रहना था। जवाब में कहा गया, हाई कमान ने बुलाया है, वहीं चलकर पता चलेगा कि क्या प्लान है आगे का। बस उन्हीं सवालों को जहन में लिए हुए हम उनके साथ चल पड़े। बाइक्स वहीं पर छोड़ने का ऑर्डर मिला। हम तीनों उनकी गाड़ी टोयोटा GLI में बैठ गए। ड्राइविंग फैसल मोटा कर रहा था। गाड़ी नाज़माबाद के इलाके में पहुंची और मुख्तलिफ गलियों से होते हुए एक सरकारी स्कूल के करीब जा रुक गई। हर तरफ तारीकी और सन्नाटे का राज था। हमें उतरने का कहा गया। चंद लम्हों में हम स्कूल के अंदर एक क्लासरूम में थे। वहाँ पहले से लोग मौजूद थे और रोशनी के लिए उन्होंने इमरजेंसी लाइट्स रोशन की हुई थी, मगर रोशनी नाकाफ़ी थी। इस वजह से वहाँ मौजूद लोगों की शक्लें वाज़ेह नहीं थीं। आ जाओ शेरो, वाह क्या काम किया है तुम लोगों ने। मेरे लिए बिल्कुल नई आवाज़ थी। अभी मैंने जवाब देने के लिए मुँह खोला ही था कि पीछे से मेरे सर पर किसी ने ज़ोरदार ज़रब लगाई। फिर मुझे होश ही ना रहा। न जाने कब मुझे होश आया। मेरे सर में शदीद टीसें उठ रही थीं और दिमाग में अनगिनत सवालात, मगर मैंने आंखें नहीं खोली, ना ही कोई हलचल की। कुछ देर में इसी हालत में पड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने आंखें खोली, मगर बदस्तूर अंधेरा था। मुझे अंदाज़ा हुआ मेरे हाथ किसी चीज़ के साथ बंधे हुए थे। असना में कदमों की और किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी और इधर ही आ रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो करीब आए और फिर मेरे मुंह पर तेज़ रोशनी डालकर मेरा चेहरा देखा। ये शहबाज है, ये आवाज़ में पहचानता था। ये फैसल मोटी की आवाज़ थी। फिर वो मेरे दूसरे साथियों की तरफ मुड़ गए और किसी को उनकी शनाख्त से आगाह किया। ये सुबह तक होश में आएंगे। अब उनका करना क्या है, ये जैसे पता चलता है तुम लोगों को बताता हूँ। आने वाली शख्स की गैर मानूस आवाज़ सुनाई दी। उनके वहाँ से जाने के बाद मैंने दांतों की मदद से हाथों में बंदी रस्सी खोलने की कोशिश शुरू कर दी थी। अभी शहबाज की दास्तान मुकम्मल नहीं थी कि उसका बुलावा आ गया और वह अदालत में दाखिल हो गया। हम भी आज वकील के हमरा अदालत में जा पहुँचे। तवक्को के मुताबिक जज साहब ने कहा कि फ़ैसला सुनाने से पहले वो शहबाज को मौका देना चाहते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहता है तो रोस्ट्रूम पर आ जाए। शहबाज ने वो तमाम बातें दोहराई जो मुझे बता चुका था या अपने बयान में लिखवा चुका था। जज साहब पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे। जब मैंने अपने हाथ खोल लिए तो मैं अंधेरे में टटोलता हुआ अपने दूसरे साथियों तक पहुंचा और इनको हिलाना शुरू किया, मगर वो टस से मस ना हुए। उसी दौरान कदमों की आवाज़ सुनकर मैं वापस जगह पर आया और रस्सी को हाथ पर घुमाकर उसी तरह लेट गया। आने वालों ने टॉर्च की लाइट जलाकर जायज़ा लेना शुरू किया। एक ने दूसरे को मुखातिब करते हुए कहा कि बद्री भाई, ऑर्डर आ गए हैं यहाँ सफाई करने के। सफाई वाले आने ही वाले हैं। रातों रात सुबह होने से पहले सफाई करके सारा कचरा अलग अलग कचरा कुंडियों में फेंकना है। मैं समझ गया कि हमें कत्ल करने की प्लानिंग कर ली गई है और उसके ऑर्डर आ गए हैं।
ताकि इस हाई प्रोफाइल केस का कोई सबूत बाकी नहीं रहे। क्योंकि हम तीनों ही का ताल्लुक इस तंजीम से नहीं था, इसलिए उन्होंने हमसे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया था। मेरे अलावा ज़फ़र और अदनान भी हालात के हाथों मजबूर होकर इनका शिकार बन गए थे, जिसमें यकीनन जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की हवस भी शामिल थी। मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा था। मैं उठ बैठा और उस कमरे से बाहर निकला। ये एक कॉरिडोर था। इसमें दाएं जानिब क्लासरूम्स बने हुए थे और बाएं जानिब एक दीवार थी जिनमें जालियां लगी हुई थीं। यहाँ कुल 5 कमरे बने हुए थे। मैं तेज़ी के साथ आखिरी कमरे में दाखिल हुआ। क्लास में दूसरी जानिब की खिड़की को धक्का दिया तो वो खुल गई। मैं दूसरी जानिब उतर गया। ये एक मैदान था। मैंने खिड़की को दोबारा बंद कर दिया और तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा और दीवार तक जा पहुंचा। उसी दौरान मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई। उनको मेरे फरार का पता चल चुका था। मैं उछल कर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। अब मैं एक गली में था। उसी दौरान 4 फायर हुए। शायद उन्होंने इन दोनों को कत्ल कर दिया था। मैं तेज़ी के साथ एक गली से दूसरी गली में होता हुआ वहाँ से निकल भागा। कई दिन तक मैं इधर उधर छुपता रहा। मेरे पास ना मोबाइल था ना पैसे। मैं तारिक रोड के कब्रिस्तान में ही रौंचियों के साथ बैठता रहता था और शाम में सैलानी वालों का खाना खाकर कब्रिस्तान में ही गुम हो जाता। मेरा ज़ख्म सूख गया था। बाल खून से लतर कर चिपके हुए थे। देखने वाले मुझे नशे समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। कुछ लोग असराए हमदर्दी की बिना पर मेरे हाथ फैलाने के मुझे पैसे दे गए जो मैंने संभाल कर रख लिए। दूसरी तरफ पुलिस मेरी ताक़ुब में थी। मेरा मोबाइल जिस लड़के के हत्थे चढ़ा वो उसे इस्तेमाल कर रहा था, मगर हर बार वो फ़ोन बंद कर देता था। पुलिस समझती रही कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, जबकि मैं तारिक रोड के कब्रिस्तान में छुपा बैठा था। घर वालों की फ़िक्र भी खाए जा रही थी। दिल उदास हो जाता था जब अम्मी का ख्याल आता था। इसीलिए मैंने अपने दोस्त ज़ीशान से राब्ते का सोचा और उस दिन मैं ज़ीशान के ऑफ़िस के पास जा पहुंचा और दूर से जायज़ा लेता रहा। मेरी आंखों के सामने ही ज़ीशान को CIA वाले उठा कर ले गए। मैं घबरा गया लेकिन बेबस था। उसी लम्हे अल्लाह की याद आई जिसे मैं भुला बैठा था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा और अपने दोस्त और घर वालों की सलामती की दुआएं मांगने लगा कि मेरे गुनाहों की सज़ा उन लोगों को ना मिले। भूख ने सताया तो एक बन कबाब वाले के ठेले के पास चला गया। उससे बन कबाब लेकर वहीं फुटपाथ पर बैठकर खाने लगा। मुझे फ़रार हुए आज तीसरी रात थी। अचानक किसी ने मुझे पीछे से आकर पकड़ कर उठा लिया और एक पिकअप में डालकर रवाना हो गए। मैं दोबारा इनकी गिरफ्त में आ गया था और इस बार उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर मुझे गाड़ी में ही गोलियां मारकर सड़क किनारे फेंक दिया। उनकी दानिश में उन्होंने मुझे मार दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बार फिर ज़िंदगी दी। मैं अदालत से ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं कोई आदी मुजरिम नहीं था। मैं एक शरीफ लड़का था, मगर मैं मुजरिम हूँ। मैंने बराह रास्त कत्ल नहीं किए, मगर इन तमाम टारगेट किलिंग का हिस्सा रहा। मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है, मैंने तमाम फायरिंग जो किए थे कभी भी टारगेट पर नहीं किए। मैं जानबूझकर पिस्टल का रुख नीचे की जानिब रखता था और ये बात मैं सज़ा में तखफीफ की नीयत से नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सच है। अदालत मुझे जो सज़ा देगी मुझे कबूल है। इस शहर में कई स्लीपिंग सील्स हैं जहाँ टारगेट किलर्स पनाह लेते हैं। बहुत सारी टीमें बनी हुई हैं। सबकी डोरी मुल्क से बाहर बैठे बड़े बड़े भगोड़े हिलाते हैं जो साउथ अफ्रीका और लंदन में मुकीम हैं। और यहाँ जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा मैंने वो सारे नाम आपको बता दिए हैं। मैं जो जानता था वो सब हल्फा GIT के सामने बता चुका हूँ। हाँ, कुछ नाम नहीं बताए थे जो सबके सब अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। अब सबको जज साहब के फैसले का इंतज़ार था। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब की आवाज़ ने कमरे अदालत में खामोशी तारी कर दी। जज साहब ने बोलना शुरू किया। मुल्ज़िम का आज अदालत के सामने दिया गया बयान और GIT रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। मुल्ज़िम शहबाज अहमद व मरहूम जुल्फ़िकार अहमद की तमाम जराइम साबित हो गए हैं, लेकिन क्योंकि अदालत को ऐसा महसूस हुआ कि मुल्ज़िम हालात का शिकार हुआ और उसके अंदर की इंसानियत मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है, और ये कि उसको ख़ुद भी 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई है। अदालत शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को देना चाहती है, मगर टारगेट किलर्स केसेस में कोई रियायत देने के हम हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लिहाजा अदालत सबसे पहले पुलिस को हुक्म देती है कि मुल्ज़िम ने जिन लोगों के चेहरे से नकाब उतारा है उन सबको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। मुल्ज़िम के अहल खाना के जान और माल की हिफाजत का ज़िम्मा पुलिस और दीगर कानूनन नाफिज करने वाले इदारों का है। इसमें किसी किस्म की कोताही अदालत कबूल नहीं करेगी। अदालत मुल्ज़िम को इस केसेस में मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाती है। आजकल शहबाज जेल में है। हमने सज़ा के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन शहबाज को और मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि जल्द या देर फांसी ही उसका मुकद्दर है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।